नमस्कार साथियों, एक बार फिर से सभी साथियों को स्वागत है आपके अपने चैनल वैकेंसी लॉर में। तो दोस्तों, आपका ये साइंस का प्रैक्टिस सेट नंबर 9 है, जो कि असिस्टेंट रेडियो ऑपरेटर के टोटल सिलेबस पर डिपेंड है। यानी कि आपका जितना भी सिलेबस आने वाला है असिस्टेंट रेडियो ऑपरेटर के लिए, तो उसके लिए आपका साइंस का प्रैक्टिस सेट 9 है। और इससे पहले मैं 8 सेट करा चुका हूँ दोस्तों। और सबसे पहले आपको सिलेबस दिखा देते हैं दोस्तों। ये जो आपका सिलेबस दिया गया है दोस्तों, आपको इसी के अकॉर्डिंग ही पढ़ना है, क्योंकि दोस्तों यहीं से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आप बिल्कुल भी फालतू का कोई भी टॉपिक मत पढ़िए, और कोई मतलब इनमें से कोई भी टॉपिक आपको छोड़ना नहीं है, और अलग से कोई टॉपिक आपको पढ़ना नहीं है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी यही होता है कि आपको मतलब सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ना होता है। और दोस्तों, जो अभी मैं प्रैक्टिस सेट कराऊंगा वो दोस्तों इन्हीं टॉपिक पर ही आधारित है। तो दोस्तों, अगर उम्मीद है कि उम्मीद मैं ये करता हूँ कि आप डेली का डेली अपना रिवीजन कर रहे होंगे और हमारा प्रैक्टिस सेट लगा रहे होंगे, जिससे कि आपका कॉन्फिडेंस और भी बूस्टअप होता होगा। तो चलिए दोस्तों, प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। तो दोस्तों, इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है, प्रकाश की तरंगें होती हैं। तो दोस्तों, इसमें बताना है कि प्रकाश की तरंगें किस टाइप की होती हैं। तो दोस्तों, आपको पता होगा कि जो प्रकाश की तरंगें होती हैं उन्हें मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है। यानी कि प्रकाश की तरंगों को संचरण करने के लिए कोई मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है। और दोस्तों, विद्युत चुंबकीय तरंगों को भी आवश्यकता नहीं होती, ये भी बिना मीडियम के ट्रेवल कर सकती हैं। और दोस्तों, दोनों की जो चाल होती है, चाहे आप प्रकाश की चाल कहें चाहे विद्युत चुंबकीय तरंगों की चाल कहें, दोनों की चाल बराबर ही होती है, जो कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों। अब 42 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कठोर चुंबकीय पदार्थ है। तो दोस्तों, आपको बताना है कि कठोर चुंबकीय पदार्थ कौन सा है। तो दोस्तों, इसमें जो आपका एल्निको होता है ना, ये दोस्तों बहुत ही कठोर चुंबकीय पदार्थ होता है, ये आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों, कठोर चुंबकीय पदार्थ वो होता है कि जो अपना लौह चुंबकीय गुण दीर्घ समय तक बनाए रख सकता है। यानी कि कठोर चुंबकीय पदार्थ आप किसको कहेंगे, जो कि अपना लौह चुंबकीय गुण बहुत दीर्घ समय तक बनाए रखे। ठीक है दोस्तों, उसको कठोर चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। अब दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूध के घनत्व को निर्धारित करने के लिए कौन सा उपकरण उपयोग में लाया जाता है। तो दोस्तों, आपको तो ये जो लैक्टोमीटर दिया गया इसको तो पता ही होगा कि इससे दूध का घनत्व नापते हैं। एंड दोस्तों, बाकी के ऑप्शन भी देख लेते हैं। तो दोस्तों, आपका जो हाइड्रोमीटर होता है, इससे द्रवों का अपेक्षिक घनत्व नापा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। और बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब नापा जाता है। और थर्मामीटर से तो आपको पता ही होगा कि तापमान नापा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। अब 44 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 746 वाट को क्या कहते हैं। तो दोस्तों, आपको पता होगा कि 746 मतलब 1 HP = 746 वाट होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ये तो आपको पता भी होगा। तो इसमें आपका राइट आंसर एक ए हो जाएगा, यानी कि 1 अश्वशक्ति = 746 वाट। अब दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये कह रहा है कि 1 किलोग्राम द्रव्यमान के एक पत्थर को 1 मीटर लंबी डोरी से बांधकर एक क्षैतिज वृत्त में घुमाया जाता है। यदि डोरी में अपकेंद्री बल का मान 9 न्यूटन है, तो पत्थर पर घुमाए जाने की अधिकतम चाल हो सकती है। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दें कि ये कोई पत्थर है और जिसका कोई ना कोई द्रव्यमान जरूर होगा। ठीक है दोस्तों, यानी कि इसका कोई भी द्रव्यमान है। तो दोस्तों, इसको डोरी से बांधकर ऐसे गोल गोल घुमाया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, ये आपका केंद्र हो गया। यहाँ पे कोई लड़का खड़ा है जो कि इसको घुमा रहा है गोल गोल। तो दोस्तों, एक आपको फार्मूला पता होगा, जो कि अपकेंद्री बल का फार्मूला होता है, F = mv²/r। दोस्तों, आप जब भी आपसे न्यूमेरिकल पूछा जाए ना, तो उसमें ये चीज़ देखिए कि हमें कौन सा फार्मूला लगाना है। क्योंकि दोस्तों, जब आप फार्मूला को आप लिख लेंगे ना, तब आपको पता चलेगा कि कौन कौन सी चीज़ गिवन है और कौन सी हमसे पूछी गई है। तो दोस्तों, यहाँ से आपको क्या पता है कि आपको बल तो दिया ही गया है। तो ये बल तो आपका 1 न्यूटन यहाँ पर 9 न्यूटन यहाँ पर दिया गया है। इसको मिटा देता हूँ। बल आपको 9 न्यूटन यहाँ पे दिया गया है। और दोस्तों, आपकी जो त्रिज्या थी वो भी दी गई है 1 मीटर, क्योंकि दोस्तों यहाँ से जो त्रिज्या बनेगी वो दोस्तों डोरी की लंबाई के बराबर होगी। तो 1 मीटर आपकी त्रिज्या दी गई है। और दोस्तों, यहाँ से आपका क्या दिया गया है, और इसमें आपको द्रव्यमान भी दिया गया है, क्योंकि 1 किलोग्राम का द्रव्यमान यहाँ पे दिया गया है। यानी कि आपको सबसे पहले एफ की वैल्यू दी गई है, और दोस्तों त्रिज्या दी गई है, और द्रव्यमान दिया गया है। तो दोस्तों, यहाँ से आपको क्या पता चलेगा कि यहाँ से इसकी आप चाल निकाल सकते हैं।
तो दोस्तों अब हम चलिए फार्मूला लगा देते हैं। तो दोस्तों आपका जो अभी मैंने बताया था F इज इक्वल टू एम बी स्क्वायर अपॉन आर। तो दोस्तों यहाँ से m की वैल्यू 1 हो जाएगी, अब बी स्क्वायर और अपॉन आर की वैल्यू 1 हो जाएगी। ठीक है दोस्तों। तो जो दोस्तों अब हम बी स्क्वायर इज इक्वल टू, और एफ की वैल्यू कितनी थी 9, तो यहाँ से बी इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। यानी कि बी की मतलब जो चाल होगी ना वो दोस्तों 3 मीटर पर सेकेंड होगी। तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित करके निर्मित की गई चुंबकें। तो दोस्तों जब भी कॉइल में विद्युत धारा प्रवाहित की जाएगी दोस्तों जो आपकी चुंबक बनेगी वो किस टाइप की बनेगी वो आपको बताना है। सबसे पहले एक कुंडली बना लेते हैं। मान लीजिए कि कोई इस टाइप का मटेरियल है और दोस्तों ये आपका मतलब इस पर बाइंडिंग कर रखी है, और ये आपका नॉर्थ पोल है ये, और ये साउथ पोल यहाँ से जनरेट हो जाएगा। अगर यहाँ पर इस कुंडली में आप विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो इसमें नॉर्थ पोल और साउथ पोल अपने आप जनरेट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों इसमें जो आपका होगा वो विद्युत चुंबक कहलाती है। मतलब जब आप कॉइल के थ्रू चुंबक बनाएंगे ना तो वो विद्युत चुंबक आपकी कहलाती है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब 47 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ट्रांसमीटर का कार्य है। तो दोस्तों आपको ट्रांसमीटर के बारे में तो पता ही होगा कि ये सूचना को रिसीव करता है। मतलब ट्रांसमीटर को आपको पता होगा कि ये सूचना को रिसीव करता है और ट्रांसमिट करता है। तो दोस्तों ये बेसिकली करता क्या है कि इसका जो फंक्शन होता है वो सूचना को विद्युत सिग्नल में परिवर्तित करके ये ट्रांसमिट कर देगा और उसको रिसीव भी कर लेगा। लेकिन दोस्तों जो आपका इनपुट सिग्नल होगा ना, इनपुट सिग्नल होगा उसको विद्युत सिग्नल में कन्वर्ट करता है। ठीक है दोस्तों, ये भी आपको ध्यान रखना है। यानी कि जो आपका ट्रांसमीटर होता है जो कि एंटीना में बेसिकली यूज किया जाता है, तो वो जो भी आप सिग्नल उसको देंगे वो उसको विद्युत सिग्नल में कन्वर्ट करके और दोस्तों ट्रांसमिट करेगा। उसके बाद जब जो सिग्नल रिसीव करेगा वो विद्युत सिग्नल के रूप में उसको रिसीव होगा एंड देन वो आपके आउटपुट के रूप में आपको दे देगा, और उसके बाद उसको डिकोड कर लिया जाता है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब 48 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रत्यावर्ती धारा की माप किसके द्वारा की जाती है। तो दोस्तों आपको पता होगा कि जो आपकी प्रत्यावर्ती धारा होती है वो दोस्तों आपकी पीरियड एमीटर द्वारा नापी जाती है, आपको ध्यान रखना है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और दोस्तों पीरियड एमीटर होता क्या है ये आपको थोड़ा जान लेना चाहिए, क्योंकि दोस्तों एमीटर हमेशा विद्युत धारा का मापन करता है। ठीक है दोस्तों, और जिसको विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। यानी कि जब भी आपको विद्युत धारा नापनी होगी तो आपको उसको श्रेणी क्रम में ही लगाएंगे। यानी कि ये आपका कोई सोर्स है, यानी कि और यहाँ पर कोई आपका लोड लगा हुआ है, ये आपका कोई लोड हो गया। और दोस्तों जब भी इसकी करंट नापनी होगी ना, ये आपका लोड हो गया यहाँ से, और ये आपका कोई मान लीजिए एसी करंट है। तो दोस्तों यहाँ से जब भी आप करंट नापनी होगी तो उसको श्रेणी क्रम में लगाएंगे। ये आपने यहाँ पर एमीटर लगा दिया। ठीक है दोस्तों। 49 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। नीचे दर्शाया गया चित्र किसका प्रतिरूप करता है। क्या गया है, मतलब 4 फिगर आपको दे रखे हैं दोस्तों, बताना है कि ये किसको दर्शाता है, ये आपको बताना है। मतलब इसमें जो आपका फिगर दिया गया है, मतलब इसमें आपको बेसिकली आपको पता ही होगा कि ये ट्रांजिस्टर का फिगर है। और दोस्तों मैंने एक ट्रिक बताई थी आपको जो कि आपको ध्यान रखनी है। मतलब आप जब भी ट्रांजिस्टर का आपको सिग्नल मतलब ट्रांजिस्टर का सिंबल देखने को मिले तो दोस्तों आपको करना क्या है कि सबसे पहले ये देखना है कि ये जो डायरेक्शन ऑफ करंट है ये किस तरफ है। तो दोस्तों आपको जिस तरफ करंट होगी ना उसी तरफ आपको एन लिख देना है। यानी कि एन अगर करंट आपके अंदर की तरफ जा रही तो एन आपको अंदर ले लेना है और पी को बाहर कर देना है। यानी कि पीएनपी ट्रांजिस्टर बन जाएगा। और दोस्तों यहीं पर अगर मान लीजिए ये डायरेक्शन इसकी इधर होती तो दोस्तों यहाँ से एन को आप बाहर भेज देते, यानी कि एन पी एन ट्रांजिस्टर ये हो जाता है। लेकिन दोस्तों यहाँ से चित्र में अंदर की तरफ आ रहा है, इस वजह से आपका पीएनपी ट्रांजिस्टर यहाँ पर हो जाएगा। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। और दोस्तों आपको पता होगा कि पीएनपी ट्रांजिस्टर या फिर कोई भी ट्रांजिस्टर हो उसको एज आ एम्पलीफायर यूज करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। दोस्तों जेनर डायोड को एज आ रेगुलेटर यूज करते हैं, क्योंकि दोस्तों ये वोल्टेज का रेगुलेशन करता है जेनर डायोड। लेकिन दोस्तों जो आपका ट्रांजिस्टर होता है वो एम्पलीफाई करता है, मतलब इसको एम्पलीफायर के रूप में यूज कर सकते हैं ट्रांजिस्टर को।
अब 50 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किसी विद्युत धारा मतलब प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में शक्ति का मान प्राप्त करने का सूत्र होगा। तो दोस्तों इस पर पिछली सेट में मैंने आपको एक न्यूमेरिकल भी कराया था, क्योंकि दोस्तों इस तरह के प्रश्न जो है परीक्षा में पूछे जा रहे हैं बहुत ज़्यादा। मतलब जो आपका P इक्वल टू होता है, जब भी आप AC के केस में इसको देखेंगे तो दोस्तों वहाँ से आपको जो वर्गमात मूल मान होता है उसको भी काउंट करना रहता है, यानी कि P इक्वल टू BRMS इंटू IRMS इंटू कोस फाई। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर फाई क्या है दोस्तों, ये फाई है आपका वोल्टेज और करंट के बीच का जो भी एंगल होगा उसको फाई बोलते हैं। तो यहाँ से आपका जो पावर की जो आपका समीकरण निकल के आएगा तो BRMS इंटू IRMS इंटू कोस फाई। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब 51 नंबर क्वेश्चन कह रहा है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण क्या है। तो दोस्तों आपको बताना है कि जो आपका विद्युत चुम्बकीय प्रेरण होता है वो आपका कॉइल और चुंबकीय क्षेत्र के बीच सापेक्ष गति के कारण विद्युत धारा का उत्पादन करता है। तो राइट आंसर आपका इसमें ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब 52 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रत्यावर्ती किरणों के वास्तविक प्रतिच्छेदन द्वारा निर्मित प्रतिबिंब जो हम देखते हैं वो होता है, यानी कि परावर्ती किरणों के द्वारा वास्तविक प्रतिच्छेदन द्वारा जो प्रतिबिंब बनेगा तो दोस्तों वो आपको किस टाइप का बनेगा, वो दोस्तों आपका वास्तविक बनता है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मतलब जो भी हम स्क्रीन पर देखेंगे ना वो दोस्तों आपका प्रतिबिंब वास्तविक होता है हमेशा। अब 53 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक मजदूर 10 किलोग्राम का सामान भूमि से उठाकर 1.2 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है, उसके द्वारा सामान पर किए गए काम की गणना करें। तो दोस्तों इसमें आपको बताना है कि उसने कुल कितना कार्य किया है। तो दोस्तों यहाँ से आपको कार का मतलब कोई ये सामान है उसने उठाकर इतनी हाइट पर ले गया, और दोस्तों हाइट है आपकी 1.2 मीटर। तो दोस्तों जो भी जितना भी उसने यहाँ से यहाँ तक ले जाने में कार्य किया होगा ना वो दोस्तों बेसिकली उसकी जो भी वस्तु होगी उसकी स्थितिज ऊर्जा में जितना परिवर्तन होगा उतना ही उसने कार्य किया होगा। तो दोस्तों आपको स्थितिज ऊर्जा आपकी उसको पता होगी जो कि U इक्वल टू mgh होती है। ठीक है दोस्तों, यानी कि वेट इसका कितना है 10 किलोग्राम। तो दोस्तों यहाँ से 10 लगाना है और जी यहाँ पर दिया गया है 10, और जो दोस्तों उसने जो जितनी हाइट तक उठाया वो आपको लगा देना है इंटू 1.2। तो दोस्तों जीरो से मतलब पॉइंट से जीरो यहाँ से निगलेक्ट कर देंगे तो 120 जूल आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अब 54 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जब एक गिलास पर रखे गए कार्ड को उंगली से धक्का दिया जाता है तो उस पर धक्का मतलब रखा सिक्का गिलास में गिर जाता है, एक इस नियम को व्याख्यात करता है। तो दोस्तों आपका जो न्यूटन का पहला नियम है जिसको आप जड़त्व का नियम भी कहते हैं, क्योंकि दोस्तों जब आप मान लीजिए ये कोई गिलास है आपका और इसके ऊपर कोई सिक्का रखा है, मतलब सबसे पहले तो आपने कोई पेपर रख दिया दोस्तों, उसके ऊपर सिक्का रखा। दोस्तों जब आप पेपर को जल्दी से खींच लेंगे तो दोस्तों वहाँ पर पेपर तो आपका गतिज अवस्था में आ जाएगा, लेकिन दोस्तों उतनी जल्दी सिक्का नहीं आ पाएगा मतलब उसी टाइम पे सिक्का अपनी गतिज ऊर्जा में नहीं आ पाएगा, वो विराम में ही रहेगा। तो दोस्तों यहाँ इसी वजह से पेपर तो आपको खिंच जाएगा अलग, लेकिन सिक्का नहीं खिंच पाता है। तो उसी वजह से सिक्का जो है आपका गिलास में गिर जाएगा। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, और यही जड़त्व का नियम भी होता है। अब 55 नंबर क्वेश्चन कह रहा है गुरुत्वाकर्षण के नियम के अनुसार किसके बीच गुरुत्वीय बल होता है। तो दोस्तों आपको बताना है कि जो आपका गुरुत्वाकर्षण नियम होता है मतलब उसके अनुसार किन दो पिंडों के बीच गुरुत्वीय बल होगा। तो दोस्तों आपको पता होगा कि किन्हीं दो पिंडों के बीच जिनका कुछ द्रव्यमान हो, यानी कुछ ना कुछ मास जरूर होना चाहिए, तभी उनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल काम करेगा। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दोस्तों आपका जो बल होता है उसका आपको फार्मूला भी पता होना चाहिए, यानी कि जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है वो F इक्वल टू G m1m2 अपान r² होता है। दोस्तों आपको जी की वैल्यू भी यहाँ से पता जरूर होनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों ये बार बार परीक्षा में पूछी जाती है। तो 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर, ये आपको यूनिट भी याद रखनी है, यानी कि न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जब मेंस से ली गई विद्युत धारा 20 एम्पियर से अधिक हो तो अति तापन होकर आग लग सकती है, इसे क्या कहते हैं। तो दोस्तों सिंपल सी चीज़ है कि अगर मान लीजिए जब भी मेंस से आपकी विद्युत धारा ली जा रही है तो दोस्तों
वो 20 एम्पर से अधिक हो जाएगी, यानी कि आपकी ओवरलोडिंग में चली जाएगी, मतलब अतितापन होकर आग लग सकती है, इसे क्या कहते हैं। तो दोस्तों जब भी आपका ओवरलोड होगा ना, क्योंकि दोस्तों इसमें एक कंडीशन दी गई है कि जब मतलब विद्युत धारा अधिक हो जाती है, यानी कि करंट बहुत ज़्यादा है दोस्तों, 20 एम्पीयर करंट बहुत ज़्यादा होती है। तो दोस्तों बहुत ज़्यादा करंट होने का मतलब है कि ओवरलोडिंग में आपका कोई भी जो भी आपका इंस्ट्रूमेंट वर्क कर रहा है वो दोस्तों ओवरलोडिंग में चला गया है। तो यहाँ से जब भी ओवरलोडिंग में जाएगा तो आग लगने की संभावना बढ़ जाती है। तो इसमें आपको ऑप्शन देख लेना है कौन सा है। तो ओवरलोडिंग को अधिभारण भी कहते हैं। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो 57 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। कार्य करने की दर कहलाती है दोस्तों, कार्य करने की दर आपकी शक्ति कहलाती है, यानी कि P = W/T। 58 नंबर क्वेश्चन कह रहा है गुरुत्वाकर्षणी स्थिति ऊर्जा का सूत्र है, यानी कि जो आपकी गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा होगी उसका सूत्र क्या होता है। तो इसमें आपका राइट आंसर दोस्तों, चाहे आपसे स्थिति ऊर्जा पूछी जाए चाहे गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा, बात एक ही होती है। क्योंकि तो अभी मैंने आपसे जो क्वेश्चन कराया था वो दोस्तों न्यूमेरिकल वाला, यानी कि कोई वस्तु 1.2 की ऊंचाई पर रखी गई, तो दोस्तों मतलब ये ऊर्जा रहती बराबर ही है, चाहे आप गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा इसको काउंट कर लें चाहे स्थिति ऊर्जा, क्योंकि दोस्तों इसमें भी आपका गुरुत्वाकर्षण तो दिया ही गया है, यानी कि U = mgh। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 59 नंबर क्वेश्चन कह रहा है विभवांतर को मापने के लिए उपकरण का उपयोग किया जाता है। दोस्तों आपको पता होगा कि विभवांतर को नापने के लिए वोल्ट मीटर का यूज किया जाता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक विद्युत प्रभार Q समय t दिया गया हो तो विद्युत धारा I ज्ञात करने का सूत्र क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ से आपको जो प्रभार यानी कि Q, ये है आपका R सिंपली, और T तो आपको पता ही होगा, T समय है दोस्तों, विद्युत धारा I है। तो दोस्तों यहाँ से आपको पता होगा कि Q = I × T होता है, ठीक है दोस्तों, यानी कि I = यहाँ से क्या पूछा गया, विद्युत धारा आपको निकालनी है, तो I = Q/T हो जाएगा। राइट आंसर दोस्तों I का जो मात्रक होता है वो आपका एम्पियर होता है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये थे आपके टोटल 20 क्वेश्चन, कितने आपके सही हुए कमेंट करके बताना। और दोस्तों अगर आपको किसी भी चैप्टर में कोई डाउट है, मतलब कोई भी चैप्टर समझ में नहीं आ रहा है, दोस्तों कमेंट कर देना, उसका मैं सेपरेटली वीडियो बना दूंगा। क्योंकि दोस्तों मुझे क्या है कि मतलब आपका सिलेक्शन होना चाहिए कैसे भी, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छी लगी। वीडियो अगर अच्छी लगी वीडियो को लाइक से करें और शेयर भी कर दिया करें दोस्तों, क्योंकि दोस्तों बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है वीडियो को बनाने में। और दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि दोस्तों उससे हमारा थोड़ा मोटिवेशन बढ़ता है। तो धन्यवाद दोस्तों। इसकी PDF मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूँगा, वहाँ से आप देख लेना। और अन्य क्लासेस के लिए आप हमारे चैनल से ज़रूर जुड़ें। तो धन्यवाद।